आज हम कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी ट्रायल 1973 डिस्कस करेंगे। एक आपराधिक मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जुर्म से लेकर रिहाई तक का सफर तय करेंगे। ऑफेंस टू रिलीज। ऑफेंस मीन्स गवर्नमेंट रीस्टेन द पीपल फॉर डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क्स। ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास एन में डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को फुलफिल होने के लिए या ऑफेंस को कंप्लीट होने के लिए 6 एलिमेंट का होना जरूरी है। ये 6 एलिमेंट्स हैं: मीन्स रिया, एक्टस रिया, काजेशन, हार्म, इलेगलिटी, पुनिशमेंट। ये 6 एलिमेंट्स आईपीसी में दिए गए हैं। अगर आप इनको वहां से देखना चाहते हैं तो डिटेल में वहां से देख सकते हैं। मीन्स रिया गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, एक्टस रिया किसी काम का करना, काजेशन कोई कारण या रीजन होना, हार्म उस बंदे को नुकसान पहुंचा हो, इलेगलिटी कानून ने उसे गैर कानूनी करार दिया हो, और पुनिशमेंट दंड का प्रावधान हो। अगर ये 6 एलिमेंट फुलफिल होंगे तो ऑफेंस क्रिएट होगा, ऑफेंस फुलफिल होगा। ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास सी में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज मर्डर, डकैती, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट एक्स्ट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास एल में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस नहीं होते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर्सनल नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज वेट एंड मेजरमेंट, इलेक्शन से रिलेटेड क्राइम, डिफेमेशन एक्स्ट्रा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल से कम की सजा का प्रावधान हो। पहले हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है अंडर सेक्शन 155 में, जिसे रजिस्टर नंबर 2 में दर्ज किया जाता है, जिसे डेली डायरी या रोजनामचा भी कहा जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मजिस्ट्रेट के पास भेजती है, और बंदा खुद भी अंडर सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है, जिसे इस्तगासा भी कहते हैं। अब मजिस्ट्रेट के पास आ गई कंप्लेंट रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट करेगा उस कंप्लेंट का एग्जामिनेशन, कंप्लेंटेड का एग्जामिनेशन करेगा, विटनेस में भी कार्ड और आर्ग्यू भी हियर कर सकता है अगर देखता है कि मामला बनता है। यही नहीं कि मामला बनता है, जुडिक्शन भी देखता है कि कोर्ट की जुडिक्शन भी बनती है या नहीं। अगर बनती है तो इशू ऑफ प्रोसेस जारी करेगा। इशू ऑफ प्रोसेस जारी होंगे अंडर सेक्शन 61 को 83 में। इशू ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले सम्मन जारी करेगा। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा नहीं आता तो उसको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा, अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। और अगर अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी बंदा नहीं आता तो उसको प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को टैक्स किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। अब ये तो था मामला। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा कोर्ट में नहीं आता तो कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा। अगर सम्मन जारी करने के बाद बंदा आ जाता है तो बंदा देगा कोर्ट को सॉर्टी, कोर्ट उस बंदे से देगी सॉर्टी। अगर कोर्ट को लगता है कि सॉर्टी से काम चल जाएगा तो उसको कर सकती है सॉर्टी पे रिलीज। अगर कोर्ट को लगता है कि सॉर्टी से काम चलने वाला नहीं है तो उसका करेगी ट्रायल। और कंप्लेंट जनरली इन सस्पिशियस ऑफेंस में होती है, जैसे किसी ने धमकी लगा दी है, क्राइम हुआ नहीं है, होने वाला है, इस तरह के मामलों में कंप्लेंट होती है। अब देख लेते हैं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लास सी में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, सच एज मर्डर, डकैती, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट एक्स्ट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बंदे को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है अंडर सेक्शन 154 में, जिसे रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज किया जाता है। अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एसएचओ एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो उस रिफ्यूजल की सूरत में बंदा जाएगा एसपी के पास। एसपी को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देगा। अंडर सेक्शन 154 क्लास 3 में एसपी को पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के सारे इख्तियार प्राप्त होते हैं। वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अपने भी यहाँ पे किसी और को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब अगर एसपी ने एफआईआर दर्ज कर दी तो ठीक है, अगर एसपी ने मना कर दिया तो
एसएचओ ने मना कर दिया, एसपी ने मना कर दिया, तो उस क्योंकि एसएचओ और एसपी की बात एक ही होती है, जब भी एसएचओ एफआईआर दर्ज करता है ज्यादातर मामलों में तो एसपी से पूछ के ही दर्ज करता है। अगर एसपी कह देता है तो कर देता है, अगर एसपी मना कर देता है तो नहीं करता। अब एसएचओ और एसपी दोनों ने रिफ्यूज कर दिया। उस रिफ्यूजल की सूरत में बंदा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, अंडर सेक्शन 156 क्लास 3 में एसएचओ और एसपी को पार्टी बनाएगा, मजिस्ट्रेट को कहेगा कि मेरी एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन जो है पुलिस को दी जाए, और बंदा खुद भी अंडर सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकता है। अब कंप्लेंट जो है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में भी दी जा सकती है और कॉग्निटिव ऑफेंस में भी दी जा सकती है अगर एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज करने के 3 प्रोसीजर हैं, एक है एसएचओ, एक एसपी और एक मजिस्ट्रेट। अगर हो गई एफआईआर दर्ज तो वो बंदा तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 में। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बंदे को कर सकती है अरेस्ट विदाउट वारंट के, क्योंकि कॉग्निटिव ऑफेंस है। और जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो बंदा कहता है कि मैं तो वो है एक रेबल्ड आदमी, वो कहता है कि अगर पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो उस सूरत में वो बेल बिफोर अरेस्ट लेगा अंडर सेक्शन 438 में सेशन या हाई कोर्ट से। यहाँ पर एक प्रोविजन और है, मान लीजिए जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो बंदा बैठा है किसी अदर स्टेट में इंडिया के, अगर वो वहां पर आएगा जहां पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट कराने के लिए, तो पुलिस तो उसको वहां से उसका अरेस्ट कर लेगी। तो उस सूरत में वो स्टेट की हाई कोर्ट से, जिस स्टेट की हाई कोर्ट में वो रह रहा है उस स्टेट की हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेगा अंडर सेक्शन 482 में। वहां से प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वो वहां पर आएगा जहां पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट कराएगा अंडर सेक्शन 438 में। यहाँ पर एक प्रोविजन और है, मान लीजिए जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो बंदा कहता है कि मैंने तो उसे कोई जुर्म ही नहीं किया, मेरे खिलाफ जब झूठी एफआईआर दर्ज होगी तो उस सूरत में वो अंडर सेक्शन 482 में और एफआईआर क्वैशमेंट कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देगा, अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकता है, रद्द करा सकता है। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है। अगर एफआईआर क्वैश नहीं हुई तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, झूठा सच्चा जैसा भी हो। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बंदे को कर सकती है अरेस्ट विदाउट वारंट के। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बंदे को मारती पीटती नहीं है। कौन कहता है कि पुलिस बंदे को मारती पीटती है? अगर छोटा सा भी शरीर पे खरोच का निशान पुलिस लगा के देगी तो बंदा करा सकता है मेडिकल। पर पुलिस जो मारती है हाथ की हथेली पे, पैरों के तलवे पे, पछवाड़े पे मारती है जहां पर खरोच का कोई निशान नहीं आता, और बंदा उठते भी रोता और बैठते भी रोता है। अब पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस गई बंदे को पकड़ने, बंदा हो गया फरार। 1 रेड मारी, 2 रेड मारी, 3 रेड मारी, बंदा नहीं मिला, बंदा हो गया फरार। उस सूरत में पुलिस उस बंदे को कोर्ट से रिस्पॉन्डर डिक्लेयर करा लेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सेव करा सकती है। अगर बंदा गया पकड़ा तो पकड़े जाने की सूरत में प्रॉपर्टी डेन बाय पुलिस होगी, पुलिस उस बंदे से प्रॉपर्टी पकड़ेगी, माल मुकदमा बनाएगी, फर्द मकबूदगी बनाएगी, और जो प्रॉपर्टी पुलिस ने उस बंदे से डिटेन की है अगर वो पुलिस की कस्टडी में रही तो खराब हो जाएगी, जैसे फल सब गाड़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज है। और उस प्रॉपर्टी को रिलीज कराने के लिए अंडर सेक्शन 151 सीआरपीसी में वो सुपरदारी लगाएगा, अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है कोर्ट से, और ड्यूरिंग ट्रायल भी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है और बिफोर ट्रायल भी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है। अब बंदे को पकड़ा है पुलिस ने तो पुलिस करेगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड बाय पुलिस होगा अंडर सेक्शन 161 में। पुलिस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। और जब पुलिस ने बंदे को पकड़ा है पुलिस उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। सेक्शन 57 ये बात कहता है। जब पुलिस ने उस बंदे को पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं तो फिजिकल रिमांड बाय पुलिस फॉर फर्दर रिकवरी अंडर सेक्शन 167 में पुलिस उस बंदे का कोर्ट से रिमांड मांगती है, और रिमांड में ग्राउंड ले सकती है कि इन्वेस्टिगेशन अधूरी है, ये फर्दर रिकवरी करनी, कोर्ट से करानी, इस तरह की ग्राउंड लेगी। और कोर्ट पुलिस को उस बंदे का 15 दिन तक का रिमांड दे सकती है। 15 दिन का रिमांड लगातार एक बार में नहीं दिया जाता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह का ब्रेक लगा के दिया जाता है।
अब जब पुलिस उस बंदे का रिमांड कोर्ट से मांगती है तो अपोजिट पार्टी कॉन्टेस्ट करती है। कॉन्टेस्ट बाय अपोजिट पार्टी होगा। अपोजिट पार्टी कॉन्टेस्ट में ग्राउंड किया कि FIR में डीलेबाजी फर्दर रिकवरी की जरूरत नहीं है, कोर्ट से कराने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो बेल बाय पुलिस होगा अंडर सेक्शन 169 में। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है SHO उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद बेल दे सकता है, पर देता नहीं है। अक्सर देता है तो कुछ ले दे के देता है, पर पुलिस को हिडन पावर है कि उस बंदे को इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बेल दे सकती है। अब अगर बेल नहीं हुई तो बंदा जाएगा जेल में। जेल में बंदा जाता है 2 बार, एक बार जाता है जुडिशियल कस्टडी में, एक बार जाता है कन्विक्शन के बाद, सजा होने के बाद। और पुलिस का महकमा अलग है, जेल का महकमा अलग है। पुलिस का IG अलग है, जेल का IG अलग है। अब पुलिस करेगी सबमिट चालान, चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 में। चालान मुकम्मल भी होता है, चालान अनमुकम्मल भी होता है। अगर चालान अनमुकम्मल है तो ततीमा चालान में जो कमी रहेगी उसको भर करके दे दिया जाता है। चालान में FIR 154 प्लस 161 की स्टेटमेंट ईच एंड एवरीथिंग विच वाज कलेक्टेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। व्हेन ऑफेंस इज नॉट कमिटेड बाय द अक्यूज केस क्लोजर इज फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 169 में। आफ्टर चार्जशीट फाइल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 में। अब चार्जशीट सबमिट हो गया, चालान सबमिट हो गया कोर्ट में। अब उस बंदे का चलेगा ट्रायल। ट्रायल कौन चलाएगा, सेशन या मजिस्ट्रेट। और ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायल होता है 4 टाइप्स का, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल। सेशन ट्रायल चलाएगा सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 225 टू 237 में। और वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल चलाएगा मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 238 टू 265 में। और कौन किसका ट्रायल चलाएगा ये शेड्यूल 1 में दिया गया है। और कितने साल तक की सजा का प्रोविजन है वो उसमें प्रोविजन में दिया गया, आप उसको वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन और दिया गया, सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की बात करता है। क्रिमिनल कोड कितने प्रकार के होते हैं? क्रिमिनल कोड 4 टाइप के होते हैं। सेशन कोड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर एक प्रोविजन और है, अगर कोई बंदा जुनाइल है तो जुनाइल का ट्रायल कौन चलाएगा? और जुनाइल कौन है? अंडर द एज ऑफ 16 ईयर जुनाइल है। सेक्शन 27 CRPC जुनाइल की प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। जुनाइल का ट्रायल चलाएगा CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या चिल्ड्रन एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनी होती है वो उसका ट्रायल कराएगी। अब हमने बेल बिफोर अरेस्ट को तो डिस्कस कर लिया था, बेल आफ्टर अरेस्ट को हमने डिस्कस नहीं किया था। अब बेल आफ्टर अरेस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट कहाँ पर लगाई जाएगी? ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कौन चलाएगा? सेशन या मजिस्ट्रेट। अगर ट्रायल चलाया मजिस्ट्रेट ने तो बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी मजिस्ट्रेट पे। और अगर मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया तो सेशन में, सेक्शन ने इनकार कर दिया तो हाई कोर्ट में। और बेल कितनी बार लगाई जा सकती है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार। पर हर बार बेल में न्यू ग्राउंड होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि FIR में डीलेबाजी फर्दर रिकवरी की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, या MBS कोई ग्राउंड नहीं। और बेल इज ऑलवेज बेल। बेल ऑर्डर के खिलाफ नो अपील, नो रिविजन। और जब कोर्ट उस बंदे को बेल देती है तो ऑफेंस की क्लासिफिकेशन देखती है कि बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एक बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। पहले बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस कर लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस को अंडर सेक्शन 436 में डिफाइन किया गया है। बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बंदे को बेल देगी, ये बंदे का राइट है, वो अपना हक मांग सकता है कि मेरा हक ऐथे रख। बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बंदे को रिमांड पेपर पर ही अंडर सेक्शन 167 बेल दे सकती है, उसको अलग से एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस को। नॉन बेलेबल ऑफेंस को अंडर सेक्शन 437 में डिफाइन किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी आगे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, प्रोहिबिटेड क्लास और नॉन प्रोहिबिटेड क्लास। पहले नॉन प्रोहिबिटेड क्लास को देख लेते हैं। मान ली लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का कोई मामला नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट का कोई मामला नहीं है, प्रीवियस कन्विक्टेड नहीं है, 7 ईयर से ज्यादा के लिए है, या 3 ईयर 2 टाइम कन्विक्टेड नहीं है, तो कोर्ट बंदे को नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में अंडर सेक्शन 437 में बेल दे देती है। अब देख लेते हैं प्रोहिबिटेड क्लास को। प्रोहिबिटेड का मतलब है मना। प्रोहिबिटेड क्लास को अंडर सेक्शन 437 क्लास 1 सब क्लास 1-2 में डिफाइन किया गया है। प्रोहिबिटेड क्लास में कोर्ट बंदे को बेल नहीं देती और दे सकती है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है।
प्रॉपर्टी क्लास में भी कोर्ट बंदे को बेल दे सकती है। अगर बढ़िया से कोई वकील है तो प्रॉपर्टी क्लास में भी बंदे को बेल लेके दे सकता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। मान ली कोई वुमेन है, जूनाइल है, सिक या इन्फॉर्म पर्सन है, औरत है, बच्चा है, बीमार है, बुजुर्ग आदमी है, तो सब टाइप की कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक रिलीफ दी गई है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है सब टाइप की कैटेगरी के लिए। अब हमने बेल आफ्टर अरेस्ट को भी डिस्कस कर लिया और चार्जशीट चलान सबमिट हो गया कोर्ट में। उस बंदे का चलेगा ट्रायल कौन चलाएगा? सेशन या मजिस्ट्रेट। और इस स्टेज पे सूट में भी ट्रांसफर बाय हिमसेल्फ और बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 406 to 412 में पार्टी अपने केस को ट्रांसफर करा सकती है और सीनियर कोर्ट में जूनियर कोर्ट को कह सकती है कि आप इस मामले को सही ढंग से डील नहीं कर रहे हैं, आप इसको मेरे पास भेजो, मैं देखती हूँ मामला क्या है, तो केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब ट्रायल चलेगा ट्रायल कौन चलाएगा? सेशन या मजिस्ट्रेट। अगर ट्रायल चलाए मजिस्ट्रेट ने तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले ऑल डॉक्यूमेंट टू अक्यूज अंडर सेक्शन 238 में बाय पुलिस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस का ट्रायल चलेगा अंडर सेक्शन 238 में। उसके बाद होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा अंडर सेक्शन 211 to 224 में। फ्रेमिंग इन सेक्शन में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने का प्रोसीजर बताया गया है। ऑफेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, लॉ क्या है, प्रीवियस कनेक्टेड है नहीं है, डेट क्या है, टाइम क्या है, सेक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपने फला तारीख को फला जगह पे फला टाइम पे फला आदमी को लाठी से गंडासी से घायल कर दिया है, आपके ऊपर फला सेक्शन के तहत चार्ज लगाया जाता है। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, लेस देन 1 ईयर से कम की सजा का प्रावधान है, तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल होगा अंडर सेक्शन 262 265 में। समरी ट्रायल में कोर्ट बंदे को कर सकती है कन्विक्ट, एक्विटी भी कर सकती है और माइनर फाइन साइन देकर उसको छोड़ भी सकती है। अगर बंदा करता है प्लीड गिल्टी अंडर सेक्शन 252 में कि मैंने तो जुर्म किया है, गुनाह कबूल कर लेता है, तो कन्फेशन कर लेता है, तो कोर्ट उसका बात करेगी, उसका हियरिंग के बाद उसको कन्विक्ट कर सकती है, एक्विट कर सकती है और माइनर फाइन साइन देकर उसको छोड़ भी सकती है। समरी ट्रायल में भी कोर्ट बंदे को कन्विक्ट भी कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है और माइनर फाइन साइन देकर उसको छोड़ भी सकती है। और प्लीड गिल्टी में कोर्ट बंदे को छोड़ भी कन्विक्ट भी कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है और माइनर फाइन साइन देकर उसको छोड़ भी सकती है। यहाँ पर एक प्रोविजन और दिया गया सेक्शन 300। सेक्शन 300 डबल जीओ पार्टी की बात करता है। डबल जीओ पार्टी क्या है? नो मैन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लास 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डबल जीओ पार्टी की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर बंदा करता है नॉट प्लीड गिल्टी अंडर सेक्शन 254 में कि मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, तो कोर्ट कहते हैं कि भाई साहब ये लाइए एविडेंस दो, अपने आप को प्रूव करो कि आपने कोई जुर्म नहीं किया। तो सेक्शन 303 में वो खुद का विटनेस बन सकता है और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। सेक्शन 273 ये बात कहता है जब भी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगी। तो सेक्शन 303 में तो खुद का विटनेस बन सकता है और अंडर सेक्शन 287 में वो अदर को अपना विटनेस बना सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अंडर सेक्शन 287 में अदर को अपना विटनेस बना सकता है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, अगर एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन होगा। और सेक्शन 272 to 283 एविडेंस रिकॉर्ड की बात करता है। मेन इसमें सेक्शन 281 है जो वर्क करेगा सेक्शन 164 के साथ, जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और कन्फेशन भी रिकॉर्ड की जाती है। पर अगर कन्फेशन जो है पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड की गई है तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। कन्फेशन जो रिकॉर्ड होगी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगी। अब मजिस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस रिकॉर्ड। और स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होगा अंडर सेक्शन 313 में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जब मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, अगर मजिस्ट्रेट को एविडेंस रिकॉर्ड करते समय जुर्म का कोई ग्राउंड नजर आता है एविडेंस रिकॉर्ड करते समय, तो उसको कर सकता है कन्विक्ट अंडर सेक्शन 255 में। अगर मजिस्ट्रेट को एविडेंस रिकॉर्ड करते समय जुर्म का कोई ग्राउंड नजर नहीं आता तो उसको कर सकता है एक्विट अंडर सेक्शन 258 में। अब एक प्रोविजन और है यहाँ पर, मान लीजिए पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है तो सेक्शन 320 कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करता है। एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं।
कंपाउंडेबल ऑफेंस को भी आगे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट पार्टी कंप्रोमाइज कर सकती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर पार्टी, प्राइवेट पार्टी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंप्रोमाइज करती है और कोर्ट देखती है कि समझौते का मामला नहीं है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्टी बनकर उस केस को आगे चलाता है। अब मजिस्ट्रेट कर रहा है एविडेंस रिकॉर्ड। मजिस्ट्रेट ने एविडेंस रिकॉर्ड करते समय बंदे को किया कन्विक्ट या एक्विट, इसको साइड में रख लेते हैं कन्विक्ट एक्विट को। जब मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट का आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट होंगे अंडर सेक्शन 314 में, 314 में। फाइनल आर्गुमेंट में दोनों पार्टियों को, वकीलों को बुलाया जाएगा, बहस होगी, जिसने अपनी फेवर का कोई डॉक्यूमेंट देना दे देगा। और ये जो ट्रायल की सेकंड स्टेज होती है, इसके बाद होता है पोस्ट ट्रायल, या थर्ड स्टेज भी ट्रायल की कहते हैं। एक प्री ट्रायल होता है, एक ट्रायल होता है, एक पोस्ट ट्रायल होता है। पोस्ट ट्रायल में कोर्ट करती है जजमेंट। जजमेंट करेगी अंडर सेक्शन 353 टू 365 में। जजमेंट में कोर्ट बंदे को कन्विक्ट कर सकती है, एक्विट कर सकती है। कन्विक्ट किया तो पनिशमेंट सजा, एक्विट किया तो रिलीज, बरी, रिहा। और एक्विटल की अपील लगेगी अंडर सेक्शन 378 में हाई कोर्ट। और कौन लगाएगा? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्राइवेट पार्टी लगाएगी। अगर बंदे को किया है कन्विक्ट, तो जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो रिलीज ऑन प्रोबेशन पीरियड में उसको छोड़ा जा सकता है। और कोर्ट उसको वार्निंग दे देती है कि इस बंदे की प्रोबेशन पीरियड में आपने कोई गलत काम नहीं करना, जुर्म नहीं करना। अगर आपने कोई गलत काम किया, जुर्म किया, तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। आपके ऊपर अलग से कोई ट्रायल वगैरह नहीं चलेगा। अब जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो बंदा है कोर्ट के फैसले से अग्रीव्ड, तो रिवीजन भी लगा सकता है। रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 399 और सेक्शन 401 में। अगर मजिस्ट्रेट के फैसले से अग्रीव्ड है तो रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 399 में। अगर सेशन कोर्ट के फैसले से अग्रीव्ड है तो रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 401 में। और जिस बंदे को कन्विक्ट किया है वो अपील भी कर सकता है। पर जहां अपील का प्रोविजन है वहां रिवीजन नहीं लगेगी। रिवीजन वहीं पर लगेगी जहां अपील का प्रोविजन नहीं है। अब जिस बंदे को कन्विक्ट किया है तो वो बंदा कर सकता है अपील भी। अगर मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया या ऑल सेशन ने कन्विक्ट किया तो अपील लगेगी अंडर सेक्शन 381 में हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो अपील लगेगी अंडर सेक्शन 379 में सुप्रीम कोर्ट। और बेल आफ्टर कन्विक्शन होगा अंडर सेक्शन 389 में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। और बंदा बेल भी ले सकता है। अगर बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो बंदा जाएगा जेल में। जेल में पैरोल आफ्टर 1/3 पनिशमेंट पास विद गुड बिहेवियर। अगर किसी बंदे ने अपनी 1/3 पनिशमेंट को बढ़िया तरीके से पास कर लिया है तो जेल का जेलर उसकी सिफारिश सरकार से कर देता है कि इस बंदे ने अपनी 1/3 पनिशमेंट को बढ़िया तरीके से पास कर लिया है, इसको पैरोल पर छोड़ा जाए, इसको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई मामला है तो सेक्शन 129 टू 132 डिस्पोज ऑफ बाय मजिस्ट्रेट होगा। अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो सेक्शन 133 टू 143 डील करेगा। और अगर अर्जेंट केस है तो सेक्शन 144 और सेक्शन 144A बाय मजिस्ट्रेट डील होगा। और सेक्शन 145 में मजिस्ट्रेट कॉन्वेनियंस से ले सकता है ई मूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित। सेक्शन 125 टू 128 मेंटेनेंस की बात करता है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स की। सेक्शन 41 टू 68 प्रोसीजर फॉर अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। इन सेक्शन में अक्यूज को अरेस्ट करने का प्रोसीजर बताया गया है, अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट है वो उसमें बताए गए हैं। तो आज हमने कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी ट्रायल 1973 डिस्कस कर लिया है। जुर्म से लेकर रिहाई तक का सफर तय कर लिया है। एक आपराधिक मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। और ट्रायल की लगभग सारी प्रक्रिया हमने देख ली है। यह मेरी वीडियो लगभग 25 मिनट की है। आप इसको 6-7 बार देखें ताकि आपके रिमाइंड हो जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में जरूरत पड़ेगी। यह वीडियो लॉ के स्टूडेंट के लिए, न्यू एडवोकेट के लिए, कानून के जिज्ञासु और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं। अगर आपको ये अक्सर छोटे नजर आते हैं तो मैं जूम करके पोर्शन में इसको डाल दूंगा, ये प्री ट्रायल, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, और आप इसको जूम करके देख सकते हैं।